नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस एडमिशन को लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट ने आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई है क्योंकि 2025-26 सत्र की पहली एमबीबीएस लिस्ट में 50 सीटों में से 42 मुस्लिम स्टूडेंट्स शामिल हैं। कई हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के फंड से बने संस्थान में हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस मुद्दे पर राइट विंग ग्रुप्स ने विरोध प्रदर्शन भी किया और यूनिवर्सिटी गेट तक मार्च किया। उधमपुर बीजेपी एमएलए आरएस पठानिया और अन्य नेताओं ने मांग की कि इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित किया जाए या एडमिशन नीति बदली जाए। बीजेपी नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात कर एडमिशन नियमों की समीक्षा की मांग की। दूसरी ओर अधिकारियों ने साफ किया कि संस्थान को माइनॉरिटी स्टेटस प्राप्त नहीं है, इसीलिए एडमिशन पूरी तरह मेरिट के आधार पर हुए हैं। प्रदर्शनकारी समूहों ने चेतावनी दी है कि यदि तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। अजीत पवार के वोटरों को धमकाने वाली खबरों पर राज्य में कांग्रेस ने इसे धमकी बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंधे ने कहा कि क्या वे यह फंड अपने चाचा के घर से लाए हैं। यह सीधी धमकी है कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं फंड नहीं दूंगा। 11 साल में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए अब इस तरह की लालच दी जा रही है। लेकिन यह महाराष्ट्र है और अजीत भी शायद भूल गए हैं कि यहाँ इज्जत चलती है, लालच नहीं। जबकि सरकार में शामिल शिवसेना शिंदे गुट की प्रवक्ता शाइना एनसी ने कहा कि महायुति हमेशा विकास के आधार पर ही मतदाताओं तक पहुंचती है। किसी भी क्षेत्र में फंड की कमी नहीं होगी, चाहे वह मालेगांव हो या महाराष्ट्र का कोई और हिस्सा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार लोकल चुनाव प्रचार के दौरान एक विवाद में घिर गए हैं। बारामती तहसील के मालेगांव में हुई रैली में उन्होंने कहा कि वे विकास के लिए फंड तभी देंगे जब उनकी पार्टी के सभी 18 उम्मीदवार जीतेंगे। उन्होंने सीधा संदेश दिया कि अगर आप मेरे उम्मीदवारों को काटेंगे तो मैं भी फंड काट दूंगा। आपके पास वोट की पावर है और मेरे पास फंड की पावर। उनके इस बयान पर विपक्ष ने कड़ी आलोचना की और पूछा कि चुनाव आयोग अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। शिवसेना यूबीटी नेता अंबादास दानवे ने कहा कि फंड जनता के टैक्स से आता है, किसी नेता की निजी संपत्ति नहीं है। बता दें कि नगर पंचायत चुनाव 2 दिसंबर को होने हैं। यह पहली बार नहीं है जब पवार के बयान पर विवाद हुआ हो। इससे पहले जनवरी में उन्होंने कहा था कि आपने मुझे वोट दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपका हो गया। सितंबर में उन पर एक महिला पुलिस अधिकारी को धमकाने का भी आरोप लगा था। पुराने बयान जैसे 2013 का सूखे पर दिया गया विवादित कमेंट भी अक्सर उनके खिलाफ उठाए जाते रहे हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में एनसीपी नेता ने किसान का मजाक उड़ाया था जो सूखे से प्रभावित राज्य में एक डैम से पानी छोड़ने की मांग को लेकर लगभग 2 महीने से भूख हड़ताल पर था। उन्होंने कहा था कि सोलापुर का एक आदमी 55 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है, बांध से पानी छोड़ने की मांग कर रहा है, लेकिन हम पानी कहां से लाएंगे? क्या हमें पेशाब करना चाहिए? और जब हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है तो पेशाब करना भी मुश्किल है। भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर समियत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान पर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। एक कार्यक्रम में मदनी ने कहा कि दुनिया में मुसलमान तरक्की कर रहे हैं, लेकिन भारत में मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। एक आदमी ममदानी दुनिया का मेयर बन सकता है, लंदन के अंदर एक खान मेयर बन सकता है। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा। आज देखिए अल फलाह का क्या हो रहा है। जेल में वो पड़ा हुआ है और कितनी साल जेल के अंदर गुजरते हैं कोई नहीं जानता। आज़ादी के बाद से सरकार लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। यहाँ किसी यूनिवर्सिटी का कोई वाइस चांसलर नहीं बन सकता है। वहीं बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने मदनी परिवार पर मुसलमानों को गुमराह और शोषित करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने समुदाय के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। इसके अलावा कांग्रेस नेता उदित राज ने मदनी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गलत करने वालों पर कार्रवाई हो, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी या समुदाय को निशाना न बनाया जाए। उदित राज ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकतर बुलडोजर कार्रवाई मुसलमानों के घरों पर ही होती हैं। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर नमांश सियाल के शव को भारत लाया गया है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक वायुसेना के एक विशेष विमान से उनके शव को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सुलूर एयरबेस पर लाया गया। रवाना होने से पहले अमीराती सेना के जवानों ने
गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें सम्मानित किया। यूएई में भारतीय दूतावास ने एक्स पर जानकारी दी कि राजदूत दीपक मित्तल और सीजी सतीश सिवन ने विंग कमांडर सियाल को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि शुक्रवार को दुबई एयर शो के दौरान तेजस प्लेन क्रैश में विंग कमांडर सियाल की मौत हो गई थी। वे हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के रहने वाले थे। गजा के उत्तरी और मध्य इलाकों में इस्राएली हमलों में कम से कम 22 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। यह जानकारी हमास के चिकित्सा और सिविल डिफेंस अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों ने कहा कि शनिवार को 5 जगहों पर हमले हुए, जिनमें आवासीय हिस्से भी शामिल हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मृतकों में एक वरिष्ठ हमास कमांडर भी है। इस्राएली सेना ने कहा कि उसने गजा में जिन जगहों को निशाना बनाया उनका संबंध शनिवार को हुई एक घटना से था। सेना के मुताबिक एक हथियारबंद शख्स गजा पट्टी में पीली रेखा को पार कर इसराइल के पूर्ण नियंत्रण वाले इलाके में चला गया और सैनिकों पर गोली चलाई। वहीं हमास ने इस आरोप से इनकार किया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर 6 हफ्ते पहले हुए युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार युद्ध विराम लागू होने के बाद से इस्राएली हमलों में 310 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। भारत की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों ने सरकार के नए लेबर कोड का कड़ा विरोध किया है और इसे मजदूरों के खिलाफ धोखा देने वाला कानून बताया है। यूनियनों ने मांग की है कि बुधवार को प्रस्तावित देशव्यापी विरोध प्रदर्शन से पहले इन कानूनों को वापस लिया जाए। मोदी सरकार ने 5 साल पहले संसद से मंजूर 4 लेबर कोड लागू किए थे, जिनका दावा है कि इससे नियम सरल होंगे और मजदूरों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। नए नियमों में सोशल सिक्योरिटी और न्यूनतम वेतन की व्यवस्था तो है, लेकिन कंपनियों को मजदूरों को आसान तरीके से नौकरी पर रखने और हटाने की भी छूट मिलती है। नियमों के अनुसार महिलाओं को लंबी शिफ्ट और रात में काम करने की अनुमति होगी और ले ऑफ मंजूरी की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दी गई है। कई यूनियनों ने इसे मजदूरों के हितों के खिलाफ बताया है, जबकि सरकार के करीबी भारतीय मजदूर संघ ने राज्यों से कंसल्टेशन के बाद इसे लागू करने की अपील की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक और समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीटों पर आगामी विधानसभा चुनाव में 50,000 से अधिक वोट कैंसिल करने की तैयारी है। अखिलेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एसआईआर एक्सरसाइज को टारगेटेड तरीके से चलाया जा रहा है। बता दें कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया चला रहा है और वोटर्स की अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को जारी होगी। अखिलेश ने लोगों से अपील की कि वे अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक करें ताकि गलत तरीके से नाम ना हटाया जाए। वहीं बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एसआईआर उन राज्यों में भी चल रहा है जहां चुनाव नहीं होने वाले, इसीलिए समाजवादी पार्टी का आरोप बेबुनियाद है। उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने एसआईआर की समीक्षा के लिए 24 नवंबर को अहम बैठक बुलाई है। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 25 नवंबर को बोगांव में मतुआ समुदाय से मुलाकात करेंगी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने रविवार को आरोप लगाया कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में करोड़ों गैर कानूनी वोटरों को बचाने के लिए वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध कर रही है। पश्चिम मेदिनीपुर के मोहनपुर में परिवर्तन यात्रा के दौरान मजूमदार ने कहा कि बंगाल के असली नागरिक एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी नेता इसीलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनके हटने से उनका वोट बैंक प्रभावित होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये अवैध वोटर टीएमसी नेताओं की मदद से राशन कार्ड और आधार बनवाकर वोटर लिस्ट में जोड़े गए थे। मजूमदार ने दावा किया कि बंगाल के लोग ममता सरकार से बदलाव चाहते हैं और आने वाले चुनावों में टीएमसी को हार से कोई नहीं बचा सकता। दूसरी ओर टीएमसी ने एसआईआर को साइलेंट वोट रिगिंग बताया है। सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र और चुनाव आयोग बंगाल के माइग्रेंट्स को बांग्लादेशी बता रहे हैं और एसआईआर को एनआरसी लागू करने का तरीका बना रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक भी वैध वोटर का नाम हटाया गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगी। इस बीच राज्य के कई बूथ लेवल अधिकारियों ने राजनीतिक तनाव के कारण सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है। केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को संविधान के आर्टिकल 240 के तहत लाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे यूनियन टेरिटरी में एक स्वतंत्र लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जा सकेगी। सरकार इसके लिए संविधान 131वां संशोधन बिल 2025 को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करेगी। इस प्रस्ताव का पंजाब की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे चंडीगढ़ पर पंजाब का ऐतिहासिक और संवैधानिक दावा कमजोर होगा, जो वर्तमान में
पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। बिल का उद्देश्य चंडीगढ़ को उन यूनियन टेरिटरीज की तरह बनाना है जहां विधानसभा नहीं है और जिन्हें आर्टिकल 240 के तहत केंद्र सीधे नियंत्रित करता है। अभी पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर का अतिरिक्त पद संभालते हैं। आम आदमी पार्टी नेताओं, मुख्यमंत्री भगवंत मान और विपक्ष के कई नेताओं ने इसे पंजाब के अधिकारों पर हमला बताया और कहा कि चंडीगढ़ हमेशा पंजाब की राजधानी रहा है और इसे उससे छीना नहीं जा सकता। कांग्रेस और दूसरे नेताओं ने भी सभी पार्टियों से एकजुट होकर इसका विरोध करने की अपील की। पंजाब का कहना है कि केंद्र का यह कदम राज्यों के अधिकारों और संघीय ढांचे को कमजोर करता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एनसीईआरटी द्वारा इतिहास की स्कूल किताबों में मुगल बादशाह अकबर और मैसूर शासक टीपू सुल्तान के नामों से महान शब्द हटाने के कथित फैसले का समर्थन किया है। बोंगाई गांव में एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये बदलाव किए गए हैं तो यह बहुत अच्छा कदम है। उन्होंने टीपू सुल्तान को लेकर विवादित टिप्पणी भी की। सीएम शर्मा ने कहा कि बहुत अच्छा किया। हालांकि उन्हें पक्का नहीं पता था कि बदलाव किए गए हैं या नहीं, फिर भी उन्होंने तीखी टिप्पणी की। टीपू ईपू को मारो एकदम, जहां भेजना है उधर ही भेज दो, समुद्र में फेंक दो, टीपू को पीट दो, उसे जहां चाहो भेज दो। शर्मा की प्रतिक्रिया आरएसएस नेता सुनील अम्बेकर के उस बयान के बाद आई जिसमें दावा किया गया था कि एनसीईआरटी ने किताबों में बदलाव कर दिया है और अब कहीं अकबर महान या टीपू सुल्तान महान नहीं लिखा जाएगा। अम्बेकर ने कहा कि किताबों में किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को हटाया नहीं गया है, लेकिन नई पीढ़ी को उनके क्रूर कामों के बारे में जानना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने इस बदलाव पर आपत्ति जताते हुए कहा कि नामों से महान हटाने से इतिहास नहीं बदल सकता। उन्होंने कहा कि मुगल शासन के दौरान भारत की जीडीपी 27% थी और देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मसूद ने कहा कि मुगल शासकों ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, जबकि जो लोग अंग्रेजों के सामने घुटने टेकते थे वे अब मौजूदा सरकार में मजे कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.